नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पर। और मैं तो मैम आज आपको करवाने जा रही हूँ, हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे टीचिंग के कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एलबीएस है, केवीएस है, डीएसएसबी है या हरियाणा का स्क्रीनिंग एग्जाम आप कह सकते हो, किसी के टीचिंग एग्जाम के लिए मतलब आप कंप्यूटर टीचर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते जा रहे हैं। वन वन करके हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। मेन जो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए उस चीज के बारे में, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड हमारे 100 to 150 या जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। 1 और 2 वीडियो जितना हमारा कवर हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिटेल में एक बार जो चीजें हैं उन सबको पॉइंट आउट करेंगे क्या क्या चीजें हैं। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स होते हैं वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पुट अप होते ही होते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स हैं, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो वर्ड यूज हो रहा है ये चीज़ है या डेफिनेशन है, जो भी चीज़ें हमारे यूज होंगी जो मेरे एग्जाम से जहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, वो सब चीज़ें हम क्या है यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, मेन सब्जेक्टिव में करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पे अगर रह भी जाएंगी तो वो सारी चीज़ें जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारा जब डिस्कस करेंगे उस टाइम पे वहाँ पे मैं साथ साथ में आपको क्लियर करते चली जाऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस चैप्टर से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। मेन चीज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा किसी बुक से, उसके बाद एट द एंड हमारे पास यही होता है कि हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट अप हो सकता है। तो यहाँ पर वो चीजें डिस्कस करने के बाद कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जो टर्म्स यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी हैं, वो सब क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। तो फर्स्ट अब हम जो कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या हमारा। हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी काम करते हैं तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप क्या कोई काम ही नहीं कर सकते, वर्क ही नहीं कर सकते। हमारी जगह जो हम विंडो डालते हैं ना, जो आपकी विंडो है या MS DOS है, आप कह सकते हैं लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सब के सब क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है जो क्या काम करता है, यूजर के बीच में और कंप्यूटर हार्ड के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। तो ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आप कह सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम प्रोग्राम कहने के क्या कहते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारी दो कैटेगरी होती है भाई, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं ना, जो बेसिक हम जो कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में कहते हैं सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, तो हम कहते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन तो हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हमारी वर्ड है, हमारी पेंट है, ये सारे क्या है, या फिर और भी कई काफी सारे एप्लीकेशंस है, वो हमारे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम कहते हैं एप्लीकेशन ओपन किए हुए। तो कोई भी हमारी जो जिनसे हम काम करते हैं, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, या फिर आपकी और पेंट है, उसके अलावा भी और कोल्ड्रा है, कुछ भी है, तो ये सारे हमें किसमें आते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, OS कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम को मैनेज करने के लिए वहां पर जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, मेमोरी है, उन सबको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। दो तरह की कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कैटेगरी में आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर। इंटरमीडिएटर का मतलब बीच में, जैसे आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, एक पर्सन सामने है, उसको क्या है, उसको इंग्लिश ही समझ आती है, आपको सिर्फ हिंदी समझ आती है, वो आपसे कुछ भी बोल रहा है, आपको कह रहे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, आप उससे कुछ भी बोल रहे हो, उसको हिंदी नहीं आती, वो कहेगा मुझे तो कुछ नहीं समझ आया इसने क्या कहा। तो आप दोनों के बीच में कोई जो मीडिएटर होता है, जो आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके दूसरे पर्सन को बताए और दूसरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके आपको बताए, वो हमारा इंटरमीडिएटर होता है। बीच में एक पर्सन होता है जो आपको क्या करता है, ट्रांसलेशन का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी तरीके से इंटरफेस का काम करता है। किसका काम करता है, इंटरफेस का काम करता है। किसके बीच में, आपके यूजर के बीच में एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। कंप्यूटर कह सकते हो, कंप्यूटर हार्डवेयर कह सकते हो, जो भी हमारी मेमोरी मैनेजमेंट है या फिर हमारी CPU कंट्रोल यूनिट है, आपकी मेमोरी यूनिट है, इन सब के बीच में आपका कीबोर्ड, माउस, सब के बीच में इंटरमीडिएटर इंटरफेस का जो काम करता है वो कौन करता है, हमारा OS करता है। कि OS operating system is a system software which act as an intermediator between a computer user and
कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर मतलब हम लोग जो हम यूज कर रहे हैं सिस्टम को, हम यूजर हैं। और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स हैं, उनके बीच में ट्रांसलेटर का काम, इंटरफेस का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो आप यहाँ से एक चीज समझो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए जो एक आपको बीच में ब्रिज चाहिए या एक इंटरमीडिएटर चाहिए जो हमारी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा पाए, कि जो चीज भी हम टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर कैसे समझ आता है, हमें पता है कंप्यूटर में हर एक चीजें लैंग्वेज में होती है, कि कंप्यूटर के अंदर C++ मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो समझता है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज समझता है और हम उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। तो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और कंप्यूटर की लैंग्वेज को काम होने के बाद हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, कि कंप्यूटर ने जो काम किया अब वो हमें दिखाएगा तो हमारी लैंग्वेज की फॉर्मेट में दिखाएगा। तो वो काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो डेफिनेशन में लिखो तो लिख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर बिटवीन अ यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में और हमारे बीच में एक इंटरफेस का काम, एक समझाने वाले एक पर्सन का काम जो करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या कह सकते हैं आप? कौन कौन से जो भी हमारी विंडोज है ना, हम कहते हैं कि विंडो नहीं है, विंडो करप्ट होगी, आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तो अगर विंडो क्रैश होगी तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। तो ये जो विंडो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आपके जो विंडोज हैं, MS DOS है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ये क्या है सब? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं हमारे। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं, आप कह सकते हो। विंडोज, MS DOS, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। काम क्या है इसका? कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करवाना है तो उसके लिए जो एक इंटरफेस चाहिए, जहाँ पे आप जाकर अप्लाई करोगे, लिखोगे काम कंप्यूटर से क्या काम करवाना है, वो विदाउट विंडो के, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉसिबल नहीं है। आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर सकते हो इफ यू डोंट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो लोड होता है ना, वो हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम कहते हैं ना बूट कर रहे हैं, तो बूट करने क्या है कि हमारे जो हार्ड डिस्क है वहां से हमारे यहाँ मेन मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। उसके बाद वो सब चेक करता है कि सारे जो इक्विपमेंट्स जो उससे अटैच्ड हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो वो सारा टास्क किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर था, इंटरमीडिएटर है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे। और किसी को यही चीज नहीं क्लियर थी ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली प्रोग्राम ही है, ऐसा कोई अलग से कोई हार्डवेयर नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर भी अगर क्लियर नहीं है तो वही बताओ मुझे सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि किस तरीके से कोई चीज वर्क करेगी, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हो, आपको क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या है, क्यों यूज करते हैं हम? ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या है भाई हमारी, क्या काम करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम? अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहले बात करें यूजर इंटरफेस। अगर हम बात करते हैं यूजर इंटरफेस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज पढ़ रहे हैं, मतलब क्या क्या काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम? यूजर इंटरफेस का काम करता है। यूजर इंटरफेस का मतलब वही हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम जो काम करता है, इंटरमीडिएटर का काम जो हमारा करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो यूजर इंटरफेस क्या हो जाएगा? यूजर इंटरफेस कैसे, वो किस तरह का हो सकता है? CUI बेस्ड हो सकता है, GUI बेस्ड हो सकता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है? जैसे जो हमारी MS DOS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS किसका एग्जांपल बताया था? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो MS DOS किस पे बेस्ड होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है वो। क्यों? वहां पर अगर आपको कोई भी कंप्यूटर से काम करवाना है, कोई फाइल ओपन करनी है, कोई डायरेक्टरी ओपन करनी है, किसी चीज को कॉपी करना है, कुछ भी, तो कोई भी काम अगर आपको करना है तो वो आपको उसकी प्रॉपर कमांड देनी होती है, ठीक है। कमांड प्रॉपरली MS DOS के लिए क्या करना होता है? आपको कमांड देनी होती है। तो वो कैरेक्टर बेस्ड है, ठीक है। वहां पर प्रॉपर कमांड्स होती है हर एक एक्शन को करने के लिए।
लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, जैसे हमारी जो MS विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज है, मतलब हमारे हम कहते हैं विंडो 9 डालेंगे कंप्यूटर सिस्टम, विंडो 10 है या विंडो 2000 है, विंडो पहले 98 आती थी, विंडो 95 है। तो जो MS DOS है, आपकी विंडोज जो आपकी है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किस पे बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब वहां पर आपको कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए प्रॉपर उसकी कमांड याद होना जरूरी नहीं है। वहां पर हर एक ग्राफिक, एक इमेज बनी होती है, आइकन बने होते हैं जिन पे आप क्लिक करके उसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। अगर आपको पेंट ओपन करना है तो अगर आपको नीचे पेंट का आइकन बना दिखाई दे जाएगा आपको, तो आप उस पर क्लिक करके पेंट को ओपन कर सकते हो। स्टार्ट में जाके सर्च कर सकते हो। तो वहां पर क्या है, रिसाइकिल बिन है, तो रिसाइकिल बिन को आपको उसका एक बना रहता है बॉक्स, आपको दिखाई देता है कहाँ भी कि रिसाइकिल बिन का वो है। तो वहां पर जो चीजें होती हैं, जो आपकी कमांड्स होती हैं, मोस्टली किसके फॉर्म में होती है, आइकन्स के फॉर्म में होती है, जिनके लिए आपको प्रॉपर कमांड याद होना जरूरी नहीं है। अगर आपको ओपन करनी है तो आप ये कमांड डालो तभी वो फाइल ओपन होगी। तो जो आपकी MS विंडो है वो किस पे बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बेस्ड है। और आपका MS DOS है वो क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, जहां पर आपको कोई भी फाइल, कोई भी काम करने के लिए प्रॉपर कमांड का पता होना जरूरी है, वो होगा MS DOS। तो MS DOS कैरेक्टर बेस्ड है और MS विंडो आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, इसमें सीधा ये कहते हैं कि या फिर आपका बैच इंटरफेस कह सकते हैं, कि जहां पर एक साथ कई सारी चीजों को एक ग्रुप में एक जैसे जो काम करने, टास्क करवाने, उनको बैच इंटरफेस भी कह सकते हैं। मेन तो क्या है, यूजर इंटरफेस का काम करता है आपका, तो वो किस तरह का हो सकता है, CUI बेस्ड भी हो सकता है, GUI बेस्ड भी हो सकता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हमारे इंटरफेस का काम करता है, ठीक है, हमारे बीच में, कंप्यूटर के सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट अगर आपको करवाना है, कोई भी काम उसे करवाना है, तो क्या होगा, कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। मैंने पहले ही कहा था, अगर कंप्यूटर के अंदर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग। तो वो आप कंप्यूटर से बात करने के लिए या कुछ भी काम, टास्क करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है। उसके बिना, जैसे सीढ़ियों के बिना ऊपर नहीं जाया जा सकता, तो ऐसे ही वहां पर क्या, कंप्यूटर से बात करने के लिए विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं हो सकता। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो कोई भी प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करवाना, कोई फाइल ओपन करनी है, किसी को कॉपी करना है, कोई मूवी चलानी है, कुछ भी चलानी है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो कोई भी प्रोग्राम नॉर्मली या एबनॉर्मली, नॉर्मली और एबनॉर्मली, मतलब एरर दे दे, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कोई भी जो आपका प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बाद जो भी रिजल्ट आपको आता है, वो रिजल्ट आपको सही है, गलत है, जो भी है, वो कौन, उसको भी हैंडल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। किसी प्रोग्राम को रन करना है, किसी को बंद करना है, प्रोग्राम बंद हो गया तो वहां से मेमोरी में से उसको रिमूव करना है, कोई प्रोग्राम रन करना है तो उसको मेमोरी में लोड करना है। तो किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए जो भी प्रोसेसेस होती हैं वो भी कौन मैनेज करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मैनेज करने का काम भी कौन करता है, मैनेज करने का काम भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये मैं सर्विसेज बता रही हूँ क्या क्या काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यूजर इंटरफेस का काम करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम करता है, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हमारा। थर्ड क्या है हमारा, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। कंप्यूटर में आपको कुछ भी इनपुट करना है, जो भी इनपुट हुआ उसका आउटपुट क्या शो होगा, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी कौन परफॉर्म करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करवाता है। कि आपको कीबोर्ड से आप इनपुट कर रहे हो, उसके बाद मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, या वो आपने जो भी इनपुट किया है वो डाटा आप क्या चाह रहे हो, प्रिंटर के थ्रू आउटपुट चाह रहे हो, उसके प्रिंट आउट चाह रहे हो, तो ये सारा टास्क भी मैनेज करने का काम कौन करता है। तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो भी कौन मैनेज करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो थर्ड क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को भी कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। उसके बाद कह रहे हैं फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फोर्थ क्या है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस मतलब प्रोग्राम, अब आपको कोई भी प्रोग्राम आपको रन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स है उनको रीड करना पड़ेगा, या आप उस फाइल के अंदर कोई चेंजेस कर दे तो उस फाइल को उनको क्या करना पड़ेगा, रीड राइट करना पड़ेगा। तो किसी फाइल को कर रीड और राइट जो आपको होता है, रीड एंड राइट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज।
जो भी आप डायरेक्टली ओपन कर रहे हो या जो भी फाइल्स आप ओपन कर रहे हो उसको आपको रीड करना है, उसको राइट करना है, तो फाइल का मैनिपुलेशन भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। यूजर इंटरफेस का काम करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम करता है, फाइल सिस्टम के मैनिपुलेशन का काम करता है। ठीक है ना, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी फाइल्स को क्या करना, लोड करना, या फिर किसी फाइल को आपने डिलीट कर दिया तो उसको मेमोरी में से रिमूव करना, जो स्पेस या जो मेमोरी फ्री होगी उसको मैनेज करना, वो सारा काम कौन करता है? फाइल सिस्टम के मैनिपुलेशन का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन मतलब हमारे डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन का जो काम करता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करता है वो भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वन प्रोसेस नीड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, अगर किसी भी प्रोसेस को किसी दूसरी प्रोसेस के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, आपको एक फाइल ओपन की, फिर आपको दूसरी फाइल की जरूरत पड़ी, या यहाँ से कोई फाइल ट्रांसफर करने की दूसरी फाइल में जरूरत पड़ी, तो जो कम्युनिकेशन होगा आपका फाइल्स के बीच में वो भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कम्युनिकेशन क्या है? इफ अ प्रोसेस रिक्वायर अनदर प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाटा उसको चाहिए, या कोई डिवाइस जो ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोग्राम के पास क्या है वो उसको यूज कर रहे हैं। जैसे हम क्या करते हैं मल्टी प्रोग्राम में क्या होता है कि आपके रिसोर्सेज क्या होते हैं? शेयर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या है कह रहे हैं कि यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो काम करता है प्रोसेसेस के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, आप इससे रिलेटेड वर्ड यूज कर सकते हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एक्सचेंज बिटवीन द प्रोसेसेस, बिटवीन प्रोसेसेस वो कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेशन वन प्रोसेस नीड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द अदर प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट्स एंड मूव बिटवीन द प्रोसेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी ना वो किसकी हेल्प से होगी? बाय की हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन प्रोसेसेस इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसेस के बीच में जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा हमारा वो किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने। तो कम्युनिकेशन भी आपका किसकी हेल्प से होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होगा। सीधा आप ऐसा नहीं कि कोई फाइल है तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम उनके दो फाइलों के बीच में भी आप कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट करें एरर डिटेक्शन। अगर आप कोई भी एरर आपको शो हो रहा है, जैसे हम कई बार क्या करते हैं प्रिंटर में कमांड देते हैं और हमारे सिस्टम के ऊपर क्या शो होता है कि आपका पेपर क्या है, प्रिंटर के अंदर लैक ऑफ पेपर लिखा जाता है। फिर प्रिंटर में आपने कमांड दे दी प्रिंट होने के लिए, लेकिन वो प्रिंट नहीं हो रहा। अब नीचे शो हो गया कि क्यों? लैक ऑफ पेपर, कि आपका जो प्रिंटर के अंदर है पेपर नहीं है, तो इसकी वजह से वो प्रिंट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के जो एरर्स भी होते हैं, या कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वहां पे एरर शो हो रहा है, तो ये जो एरर भी फाइंड करते हैं ना वो वाला काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। पावर फेलियर हो गया, किसी वजह से है डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये जो भी एरर मैसेज भी हमें शो होते हैं उनको भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एरर डिटेक्शन आप कह सकते हैं, एरर डिटेक्शन, एरर का पता लगाना कि क्या गड़बड़ है, किस वजह से गलतियां हो रही है, कि पावर नहीं है या फिर आपका फाइल सेव नहीं हुई है, प्रिंटर के अंदर पेपर नहीं है, ये सब एरर डिटेक्शन का काम कौन करता है? मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज बाय दी ओएस। लिख रही हूँ मैं बार बार कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एरर डिटेक्शन का काम भी मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक कह सकते हो कि किस एग्जांपल में, जैसे लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, प्रिंटर के अंदर पेपर नहीं है, या फिर पावर फेलियर है, या डिस्कनेक्शन है, किसी वजह से आपका वो सब कुछ कौन शो करता है? एरर डिटेक्शन कौन शो करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है और शो करता है, एरर को फाइंड करता है कि किस वजह से वो चीज वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया। आपने कोई कमांड दी वो काम करने के लिए लेकिन वो नहीं हुई, तो उसके बाद जो एरर मैसेज शो होता है वो कौन करता है? उसको मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि एरर फाइंड किया कहाँ पे गड़बड़ थी, किस वजह से वो काम नहीं हो पाया, अभी उसके रिलेटेड आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी कि इस वजह से आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया। तो वो एरर डिटेक्शन का काम भी कौन करता है? मैनेज बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स का मतलब जो भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट, सारे क्या है? रिसोर्सेज कहे जाते हैं कंप्यूटर की, ठीक है। तो रिसोर्स क्या है? रिसोर्स एलोकेशन, किसी प्रोसेस को कोई डिवाइस चाहिए कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे प्रिंटर चाहिए, ऑलरेडी एक कमांड आपने दी हुई है प्रिंटर पे, दूसरी कमांड और आपने प्रिंट करने के लिए दे दी, तो सारे क्या क्यू में चली जाएंगी। तो
रिसोर्स एलोकेशन की, इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट किस प्रोसेस को प्रिंटर एलोकेट किया जाना है, तो रिसोर्सेज को मैनेज करना या आप आउटपुट को शो करना, जो भी चीजें हैं रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम, या मेमोरी में कहाँ पे किसको कितना स्पेस देना है, वो सारा काम भी रिसोर्स एलोकेशन का काम भी कौन करता है, मैनेज बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे वो चीजें हैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसको आप देख लो, हर चीज आ गई, डिवाइसेस को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, आपका डिवाइस मैनेजमेंट करना, ये सारे काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो रिसोर्स एलोकेशन के अंदर क्या है कि आपकी कोई भी डिवाइस या कोई भी मेमोरी का पार्ट आपका कंट्रोल में किसको सबसे पहले हैंडल करेगी, किस क्यू में हैंडल करेगी, किसको प्रायोरिटी में रखेगी, वो सब चीजें कौन मैनेज करती है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है। तो रिसोर्स एलोकेशन ये भी क्या है, सर्विसेज है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। प्रिंटर है, मोडम है या स्टोरेज डिवाइसेस हैं, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इन सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कौन आ गया रिसोर्स में, प्रिंटर आ गया, मोडम हो, जैसे हमारे टेलीफोन के अंदर, वो टेलीफोन के थ्रू हम जो इंटरनेट चलाते हैं ना, जो हमारे घर के अंदर वो तो मोडम लगा होता है बीच के अंदर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। तो हमारी कंप्यूटर की जो डिजिटल से एनालॉग से डिजिटल में जो कन्वर्ट करने का काम करता है उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो प्रिंटर है, मॉडल और या फिर मेमोरी, इन सब को, या कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस कौन होते हैं भाई, जो भी हमारे कंप्यूटर का अटैच डिवाइस होते हैं ना, पेरिफेरल डिवाइसेस, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, उनको एलोकेट किसको करना है, वो सारा काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। रिसोर्स एलोकेशन का काम कौन करेगा, मैनेज बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्सेज में क्या आ गया, प्रिंटर, मोडम, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस, जो भी आपके अटैच डिवाइसेस हैं आपके, वो सबके सब किसमें आ जाएंगे, रिसोर्सेज में आ जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कीप ट्रैक ऑफ विच यूजर यूज हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। अकाउंटिंग का मतलब कीप ट्रैक ऑफ, ध्यान रखना कि कौन सा यूजर कितनी मेमोरी को, कितने स्पेस को, कितने टाइम के लिए यूज कर रहा है, वो होता है अकाउंटिंग, अकाउंट का काम। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कीप ट्रैक ऑफ यूजर एक्टिविटी। ठीक है, किसी यूजर को कितने टाइम के लिए कोई रिसोर्सेज या कितनी मेमोरी को यूज कर रहा है, वो सब का सब अकाउंट का काम, अकाउंटिंग का कीप ट्रैक, ध्यान रखना। तो वो सारा काम भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कीप ट्रैक ऑफ यूजर एक्टिविटीज, वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ यहाँ पे वो टास्क हम ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन से काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग का काम भी आ गया, कोई भी काम हो रहा है तो उसके अंदर कोई हिसाब ही नहीं, मतलब क्या हिसाब है, कोई हिसाब नहीं, हिसाब है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबके पास होता है कि किस यूजर ने कितने टाइम के लिए, आपका कंप्यूटर सिस्टम सारा रिकॉर्ड बनता है कि किसी यूजर ने कितने टाइम पे कितनी मेमोरी स्पेस को यूज किया है। तो अकाउंटिंग में क्या आएगा, कीप ट्रैक ऑफ विच यूजर, कौन सा यूजर, हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, हाउ मच कितना, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज वो यूज कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, वो सब भी कौन मैनेज करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद एक थी सर्विस नंबर आपकी 8 आई थी, अकाउंटिंग। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का मतलब कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना अनऑथराइज्ड यूजर से, वो काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी आगे कोई भी इंफॉर्मेशन के अंदर कोई आपकी रीडेबल लिखा होता है ना, ओनली रीड, आप किसी फाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, या फिर आप रीड एंड राइट, इसको रीड भी कर सकते हो, इसमें मॉडिफिकेशन राइट भी कर सकते हो। तो प्रोटेक्शन का काम भी, सिक्योरिटी का काम भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी भी मैनेज बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। कई बार आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या क्या टास्क, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, कोई एक ऐसा होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, या कोई ऐसा होता है कि आपको करता है। तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग का काम भी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का काम भी, फाइल मैनेजमेंट का, रिसोर्स एलोकेशन का, ये सारे काम कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो ये क्या था, 9 हमारी क्या थी, वो सर्विसेज थी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, कि क्या क्या टास्क को, कौन कौन से मेन रोल है कंप्यूटर सिस्टम अदा करता है। तो अब यहाँ से आपका सबकी सिर्फ हेडिंग पे भी ध्यान दो ना, तो यहाँ पर कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर की विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेमोरी के मैनेजमेंट का काम भी, फाइल के मैनेजमेंट का काम भी, प्रोसेस के मैनेजमेंट का काम भी, हर एक टास्क
विद इन किसकी इंस्ट्रक्शंस में, किसकी उसमें हो रहा है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मैनेजमेंट के अंदर हो रहा है, वो सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है, वो सब चीज़ों का रिकॉर्ड रख रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ आपकी क्या हो जाती है, किसी कंप्यूटर के अंदर हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे कितने तरह के ऑपरेटिंग, ये तो सर्विसेज थी, 9 सर्विस मैंने लिख दी कि क्या क्या चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज की जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप कौन कौन से हो सकती है। हम कई तरह के सुनते हैं ना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी टाइप है, ये इस टाइप के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप लोग वही पढ़ेंगे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है कितने तरह के। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यूजर की नंबर ऑफ यूजर के अकॉर्डिंग हम देखें, नंबर ऑफ यूजर के अकॉर्डिंग हम देखें क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस लिख देते हैं शॉर्ट, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एक टाइम पर एक ही यूजर उस पर टास्क कर सकता है, ठीक है। वो सिंगल यूजर है, क्या आपने एप्लीकेशन ओपन की, एक पर्सन उस पर काम कर रहा है और वो उसी पे डेडिकेटेड है, तो वो तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपके वहां पर जो सीपीयू है वो वन प्रोसेस के लिए वन पर्सन को डेडिकेटेड है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, मोर देन वन पर्सन क्या कर सकते हैं, वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं हमारे। तो यहाँ पे मल्टी यूजर आ जाएगा, सिंगल यूजर, सिंगल यूजर का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर वन यूजर, वन यूजर के लिए, किसके लिए डिजाइन होता है, वन यूजर के लिए। आप सिंगल सीपीयू पे वन एप्लीकेशन को डेडिकेटेड रहता है, तो वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फॉर वन यूजर टू इफेक्टिवली यूज अ कंप्यूटर एट अ टाइम, एक समय पर एक ही यूजर उसको वर्क करता है, एट अ टाइम, एट अ टाइम, एक समय पर एक ही यूजर काम करता है, वो तो हो जाएगा सिंगल यूजर। और मल्टी यूजर के अंदर क्या रहेगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कि आप दैट अलाउ मैनी यूजर टू टेक एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली, मैनी यूजर्स टेक एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, कि आप काफी सारे यूजर्स से कनेक्ट है, आप एक ही आपका 5-6 कंप्यूटर सिस्टम्स है या उनके ऊपर एक आपको प्रिंटर अटैच कर दिया, तो वो काफी सारे कंप्यूटर सिस्टम उसको सिंगल को भी क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हो, साइमल्टेनियसली एक साथ यूज कर सकते हैं। तो मल्टी यूजर मैनी यूजर्स क्या कर सकते हैं, टेक एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज की, जो कंप्यूटर रिसोर्सेज आपस में अटैच हैं आपके डिवाइसेस से, उन पे काफी सारे यूजर्स क्या कर सकते हैं, एक साथ सिंगल उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मोर देन वन पर्सन क्या कर सकता है, वहां पे वर्क कर सकता है। तो मल्टी यूजर में क्या है, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू कनेक्ट एंड ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या होगा, सिंगल, लेकिन जो नंबर ऑफ यूजर्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, मोर देन वन हो जाएंगे, देन वन कह सकते हो, या फिर मैनी यूजर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिंगल है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिंगल है, लेकिन वहां पर जो नंबर ऑफ यूजर्स है वो क्या है, आपके मोर देन वन है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही पर्सन है, एक ही एप्लीकेशन में वर्क किया जा रहा है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, मैनी यूजर्स है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिंगल है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर जब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉर्मल आपकी जो विंडोज आ जाती है वो आपकी किसमें आती है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो हमारा होम कंप्यूटर होता है तो वहां पर जो आ जाता है किसमें आता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है, जो हम घर पे मोस्टली यूज करते हैं। और मल्टी यूजर के अंदर आपका क्या आ जाएगा, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, वीएमएस, यूनिक्स, लिनक्स और आपका वीएमएस, वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। वीएमएस वर्चुअल मेमोरी सिस्टम किसमें आ जाएंगे, वीएमएस, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, सर्विसेज के अंदर वर्चुअल मेमोरी क्या है आपका सिस्टम, किसमें आ जाएंगे, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम आपके किसमें आ जाएंगे, आपके भाई मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टी यूजर ओएस में आ जाएंगे, ठीक है। मोर देन वन यूजर एक साथ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। ये तो किसके बेस पे क्लासिफिकेशन है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, नंबर ऑफ यूजर्स की।
सिंगल यूजर एक ही यूजर एक टाइम पे, मल्टी यूजर एक टाइम पे मोर देन वन यूजर्स ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम और शेयर द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब जो भी डिवाइसेस उसके साथ अटैच है उनको मोर देन वन यूजर के एक टाइम पे साइमल्टेनियसली एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स। और उसके बाद आपकी और वैसे अगर हम बात करें तो कितने ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हो सकते हैं, जो हम वो देखो आपके जैसे फर्स्ट आपका रियल टाइम नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से तो 2 ही है, तो सिंगल यूजर एक मल्टी यूजर। वैसे क्लासिफिकेशन हम देखें कि कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई मैं यहाँ पे है ना प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, बहुत वास्ट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखते चले। सिर्फ ये जो वर्ड में लिख रही हूँ इनको क्लियर करते चलना कि कहीं पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है इसका मतलब क्या है, कहीं पे मल्टी प्रोसेसिंग लिखा है इसका मतलब क्या है, कहीं पे मल्टी प्रोग्रामिंग लिखा है तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग क्या होता है। तो मैं सिर्फ आपको वो चीज क्लियर कर रही हूँ, ना कि हम यहाँ पे प्रॉपर एक एक चीजों की डेफिनेशन लिखते जा रहे हैं। वो चीज ऑलरेडी हमारे सबके पास बुक्स अवेलेबल है, हम जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के उसकी, तो हम वहां से भी थ्योरी हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ ली है, ठीक है। फिर भी कई चीजें क्लियर नहीं होती, मैं वही चीजें वही कंसेप्ट पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है। सिर्फ वो चीजें आपको एक्चुअल में वैसे पता हो, डेफिनेशन तो आप बुक से भी पढ़ लोगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या आता है कि हमें समझ आएगी यहाँ पे ये वर्ड यूज कर दिया तो इस वर्ड का मतलब क्या है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि आपने कोई काम किया, जैसे हम बैंक में जाते हैं, हमारे अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए या हम बैंक में पैसे सबमिट करवा रहे हैं, उसी टाइम वो हमारे सिस्टम में अपडेट हो रही है, तो वो जो होता है वो क्या होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि आपने कोई काम किया और उसी टाइम के साथ साथ में विद इन अ पर्टिकुलर फिक्स टाइम स्लॉट के अंदर वो टाइम अपडेट होगी, वो चीज अपडेट होगी उसी वहीं पे, वो क्या होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हम टिकट की बुकिंग करवाते हैं रिजर्वेशन के अंदर, बैंक के अंदर मोस्टली जो काम होता है वो किस पे काम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम होता है, ठीक है। जो रिजर्वेशन करवाते हैं टिकट वगैरह की, या फिर आपका बैंकिंग के अंदर किसका यूज होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है क्या कि जिसके अंदर एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एम्स टू एग्जीक्यूट रियल टाइम एप्लीकेशन सच एज ऑटो पायलट मैकेनिज्म और इन एयरक्राफ्ट, या फिर आपकी जो पायलट वगैरह जो यूज होते हैं, मतलब एयरप्लेन जब हम चलाते हैं तो उस टाइम पे ऑटो पायलट मोड पे डाल देते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कौन सा होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो किसके अंदर कह रहे हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर ऑटो पायलट मोड के अंदर किसका यूज होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। बैंकिंग में भी रियल टाइम का, बैंक की स्टेटमेंट में, आपके अपडेट में, पैसे निकालने में, डेबिट ऑर्डर क्रेडिट ऑर्डर, वो सब किसमें होता है आपका रियल टाइम होता है। तो इसमें कह रहे हैं इट इज डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट विद इन ए प्री डिटरमाइंड टाइम, इट इज प्रोग्राम्ड कैसे प्रोग्राम होता है, टू रिस्पॉन्स करना इन प्री डिटरमाइंड पहले से बताएगी, विद इन 2 मिनट में 1 मिनट में अपडेट हो जाएगा, प्री डिटरमाइंड टाइम में, प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड में क्या करना, रिस्पॉन्स करना। इट इज प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड प्री डिटरमाइंड टाइम, कि पहले से फिक्स टाइम के अंदर, इतने टाइम के अंदर ये चीज अपडेट हो जाएगी, वो हमारे क्या कहता है रियल टाइम ऑपरेटिंग। रियल में अभी जो चीज आप अभी कर रहे हो साथ साथ में वो चीज हो रही है, वो हमारे क्या कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कहाँ कहाँ पे वर्क करते हैं, मोस्टली यहाँ पे रिजर्वेशन में, बैंकिंग में, एयरक्राफ्ट या ऑटो पायलट मोड के अंदर किसका यूज करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क करते हैं, ठीक है। इट कैन रिस्पॉन्ड मोर क्विकली एंड प्री डायरेक्टली टू इवेंट एनी अदर वन। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैरिजन में ये क्या करता है, हर एक की कंपैरिजन में इसके अंदर क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है, क्विक रिस्पॉन्स। और ऑपरेटिंग की कंपैरिजन में इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, क्विक रिस्पॉन्स होता है, मतलब जल्दी से किसी रिक्वेस्ट के ऊपर क्या रहता है, रिस्पॉन्स करता है, आपको उसका रिजल्ट बता देता है, वो हमारा होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी क्वालिटी क्या है, यही कि जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है पहले से, वो क्या होता है औरों की ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैरिजन में जल्दी होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्या था हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सेकंड क्या है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड क्या है आपका
ऑलरेडी इसमें हम पढ़ चुके थे, इसको बेशक छोड़ दो। मल्टी यूजर सिंगल यूजर मैंने पहले से नंबर ऑफ यूजर के अकॉर्डिंग अलग से बता दिया था कि भाई मल्टी यूजर कौन सा है, सिंगल यूजर कौन सा है, ठीक है। तो रियल टाइम के बाद नेक्स्ट हम जो करेंगे वो करेंगे सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है एक टाइम पर एक ही टास्क करता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कि आपने एक टाइम पे कोई एप्लीकेशन ओपन की, वन टाइम पे वो वन ही को परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कहलाएगी, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम वर्ड पे काम कर रहे हैं, साथ में गाने प्ले हो रहे हैं हमारे, या कुछ और भी एप्लीकेशन वर्क कर रही हैं, या कोई चीज आपने सर्च पे डाली है वो काम हो रहा है, तो जहां पर मोर देन वन टास्क होते हैं उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एक टाइम पर एक से ज्यादा टास्क, मतलब एक से ज्यादा प्रोग्राम को हैंडल करता है, वो तो हो जाएगा मल्टीटास्किंग, या एक ज्यादा टास्क कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिंगल टास्क, एक ही टास्क, तरह के टास्क को परफॉर्म करता हो जाएगा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल टास्किंग क्या है, एक सिंगल यूजर इज डिजाइन्ड फॉर वन यूजर टू इफेक्टिवली यूज अ कंप्यूटर एट ए टाइम। एक टाइम पर एक यूजर एक ही काम कर रहा है, ठीक है, वो कहलाएगा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। की वन टाइम पे वन ही वर्क हो रहा है, वो सिंगल टास्क, एक टास्क परफॉर्म हो रहा है। मल्टीटास्किंग में आपको क्या कह रहा है कि आपके द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क एट वन टाइम। मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, और यहाँ पे सिंगल टास्क एट अ टाइम। एक समय पर एक ही काम होगा तो सिंगल टास्किंग, एक समय पर मोर देन वन टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, सॉन्ग भी चल रहे हैं, फिर आप कोई चीज टाइप कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, कुछ और भी काम साथ में कंप्यूटर सिस्टम पे हो रहा है, तो वो कॉपी करने का काम कर रहे हो, उधर दूसरी फाइल कॉपी हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो वन टास्क एट ए टाइम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और मल्टीपल टास्क एट ए टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। आपको ये सिर्फ वर्ड इसलिए बता रहे हो कि वहां पर कहीं भी यूज हो तो मल्टीटास्किंग का मतलब आपको क्लियर हो कि एक टाइम पे एक से ज्यादा टास्क को जो परफॉर्म करें वो हमारा मल्टीटास्किंग कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है, यहां पर भी मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म होते हैं, मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। लेकिन यहां पर क्या चीज है, मल्टीपल टास्क तो हो रहे हैं, लेकिन हर एक टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि अगर 10 सेकंड का टाइम रखा है तो हर एक टास्क को वो 10 सेकंड के लिए सीपीयू अलॉट होगा, 10 सेकंड तक वो उस पर काम करेगा, उसके बाद वो दूसरे टास्क पे चला जाएगा, फिर वो दूसरा काम 10 सेकंड के लिए परफॉर्म होगा, फिर वो वापस आपके पहले वाले काम पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक क्वांटम, एक टाइम पीरियड डिफाइन कर दिया जाता है जिसके बीच में वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका वो सिस्टम हर एक टास्क को अलॉट होते रहता है, उसको क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। की टाइम की शेयरिंग हो रही है, जितना भी फिक्स टाइम, जो भी आपका यूनिट टाइम डिफाइन किया गया है उस टाइम पीरियड के लिए वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को अलॉट होता है। चाहे उस 10 सेकंड में वो टास्क कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, नहीं कंप्लीट हुआ तो वापस वो अपने दूसरी नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर चला जाएगा। फिर उस टाइम पीरियड के लिए जो भी आपने क्वांटम डिफाइन किया उस टाइम पीरियड के लिए वो उस टास्क को परफॉर्म करेगा। उस 10 सेकंड में जो भी टाइम पीरियड आपने डिफाइन किया उसमें वो आपका कंप्लीट हुआ, जितना हुआ उसके बाद वो नेक्स्ट पे मूव कर गया। लेकिन वो इतना फ्रिक्वेंटली होता है, इतना फास्ट होता है ना, तो हम वो चीज हमें नहीं पता चल पाती कि वो स्विचिंग हो रही है। हमें लग रहा है कि सारे काम एक साथ एक ही समय पर एक साथ हो रहे हैं, लेकिन वो सब एक साथ नहीं होते। वो क्या करते हैं, वन वन करके हो रहे हैं, लेकिन वो टाइम स्लॉट के बीच में हो रहे हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी स्पीड इतनी फास्ट होती है, हमारे कंपैरिजन तो कंप्यूटर बहुत बहुत फास्ट होता है, तो वो स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं चल पाता है कि वो उनके बीच में स्विचिंग हो रही है, ना कि वो सब एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो मल्टीटास्क में क्या होता है, मल्टीपल टास्क होते हैं, लेकिन हर एक टास्क क्या होता है, अब फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइस भी बोल देते हैं, टाइम पीरियड को टाइम स्लाइस कह सकते हो, या फिर क्वांटम, एक टाइम पीरियड जिसके लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक टास्क को असाइन होता है। तो टाइम शेयरिंग कह रहे हैं, टाइम शेयरिंग इज नो लॉन्गर कॉमन। इसके लिए आप अब जो यूज करते हैं ना वर्ड, उसके लिए क्या यूज करते हैं, मल्टीटास्किंग वर्ड यूज करते हैं। कह रहे हैं अब ये जो वर्ड है, कौन सा,
टाइम शेयरिंग वो यूज ना होगी। जो वर्ड यूज होता है वो क्या यूज होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना टाइम शेयरिंग का ही दूसरा नाम मल्टीटास्किंग। ये कई बार आ जाता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एज सेम एज सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, किसकी तरह। तो आपको याद रखना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, मल्टीटास्किंग, कि एक साथ मोर देन वन टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन वो सारे टास्क क्या है, एक यूनिट फिक्स टाइम यूनिट के बीच में क्या आ रहे हैं, दूसरे के बीच में स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग का ही दूसरा नाम क्या है, नोन एज मल्टीटास्किंग। टाइम शेयरिंग का दूसरा नाम है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज आर अलॉट होते हैं सेवरल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली फॉर ए टाइम पीरियड के लिए। मल्टीटास्किंग में फिक्स टाइम यूनिट के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर के रिसोर्सेज अलॉट होते हैं, ठीक है, बिटवीन प्रोसेसेस के बीच में। जो डिफरेंट प्रोसेसेस है ना उनके बीच में रिसोर्सेज है। अभी एक कोई इनपुट डिवाइस दे दिया, वो वेटिंग में चला गया कि उसका टास्क परफॉर्म हो रहा है, इतने वो सीपीयू क्या है दूसरे को अलॉट हो गया, फिर वहां पे वो टास्क परफॉर्म हो रहा है, इतने वो तीसरे प्रोसेस पे चला गया। तो वो सबके बीच में जो भी क्या है, एक फिक्स्ड टाइम स्लाइस होता है, जिसके बीच में क्या होती है, आपकी प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग होती रहती है। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग भी कह सकते हो या फिर इसको मल्टीटास्किंग कहते हो, ये इसी का नाम है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है, मल्टीपल टास्क होते हैं, फिक्स यूनिट ऑफ टाइम के बीच में उनके बीच में स्विचिंग होती है, और कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस के बीच में अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, ये है आपका टाइम शेयरिंग या फिर मल्टीटास्किंग। कहते हैं ना कि अब टाइम शेयरिंग वर्ड यूज नहीं करते, नो लॉन्गर इन यूज। अब जो इसका नाम है वो आपका क्या है, टाइम शेयरिंग का ही दूसरा नाम है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है भैया आपका, कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को काफी सारे यूजर्स के बीच में अलग अलग उस पर काम कर रहे हो, उसके बाद सबको कंबाइन करके एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मैनेज ए ग्रुप ऑफ द इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। ये क्या करता है, मैनेज करता है, मैनेज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स के आपने एक टास्क को क्या कर दिया, काफी सारे कंप्यूटर्स के बीच में आपको ये टास्क परफॉर्म करना, आपको ये काम करना, ये काम करना, उन सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन सबको मैनेज करना, उन्होंने जो भी टास्क किया उस सबको अब एक एग्रीगेट करना, इकट्ठा करना, उसके बाद उसको उस पे सिंगल करके वर्क करना। तो उन ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर को मैनेज करने का काम किसकी हेल्प से होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है, जिससे काफी सारे आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और उन सब कंप्यूटर को मैनेज करने का काम कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मैनेज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग कंप्यूटर, उनको मैनेज कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब खुद ही, जिसने बांट दिया होगा, काफी सारे लोगों के बीच में काम को बांट दिया, और उन सबको मैनेज कौन करेगा, एक हायर अथॉरिटी, एक मास्टर स्लेव वाला रिलेशन हो गया, कि मास्टर क्या करता है, उसके नीचे जितने भी स्लेव हैं, जितने भी वर्कर है, उन सबको मैनेज करने का काम करते हैं। तो ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, मेक देम अपीयर टू बी ए सिंगल कंप्यूटर। ऐसा दिखता है जैसे सारे क्या एक सिंगल कंप्यूटर की है, लेकिन जो पीछे जो काम होता है वो काफी सारे कंप्यूटर मिलकर कर रहे हैं, और हमें एक सिंगल कंप्यूटर दिया जाता है। एंड मेक देम ऐसे एज अ सिंगल कंप्यूटर की तरह, सिंगल कंप्यूटर की तरह हैंडल करता है, जैसे क्या है, सिंगल कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद है आपका इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो आप। कौन सा है, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया दिया, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है, या तो CUI बेस्ड या आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। CI बेस्ड मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जैसे डोज, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब आपका MS DOS, जिसमें कमांड देते हो आप सीधे। GUI बेस्ड मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल
यूजर इंटरफेस, ठीक है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा आपका हेल्पफुल या सबसे ज्यादा इजी कौन होता है हैंडल करना आपका, जीयूआई बेस्ड, जैसे हमारी जो एमएस विंडो है, ठीक है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस विंडो, जिसमें सबके क्या आइकन बने होते हैं, स्टार्ट का भी, पेंट का भी, या फिर आपकी वर्ड का भी, एक्सेल फाइल का भी, सबका क्या होता है आइकन बना होता है। तो वहां से हम क्या बिना, अगर हमें कमांड भी आती है तो भी हम उसको देख के और उसको ओपन कर सकते हैं। तो कोई कंप्यूटर प्रोफेशनल भी नहीं है वो भी आप इजीली कंप्यूटर को हैंडल कर लेता है, किसकी हेल्प से, आपके जीयूआई बेस्ड होने की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर वो एमएस डोस बेस्ड मतलब आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस सीयूआई बेस्ड अगर होगा, तो वहां पे अगर आपको प्रॉपर कमांड नहीं पता तो आप किसी फाइल को ओपन तक भी नहीं कर सकते, कोई वर्क नहीं कर सकते, कुछ कॉपी नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते वहां पे। तो करेक्टर यूजर इंटरफेस को ऑपरेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पर आपको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर कमांड पता होना चाहिए। लेकिन जीयूआई बेस्ड इंटरफेस को में आप कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को इजीली हैंडल कर सकते हो, चाहे आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो या ना हो, आप बेसिक भी कंप्यूटर नॉलेज होगी तो भी आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, देख देख कर आराम से हैंडल कर सकते हो, यूज कर सकते हो कंप्यूटर को, ठीक है। तो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं यहाँ पे, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम सीयूआई बेस्ड होते हैं और जीयूआई बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब कौन सा आप इनसे पूछे जाए यूजर फ्रेंडली कौन सा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जीयूआई क्या होता है आपका, यूजर फ्रेंडली होता है। एमएस डोस विंडो है आपका, ये तो एग्जांपल हो गया एमएस विंडोज, तो जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हो गया। और आपका यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, यूजर फ्रेंडली होता है जो यूजर इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, यूजर फ्रेंडली उस, तो वो होता है आपका जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर फ्रेंडली होता है यूजर उसको इजीली हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो जीयूआई बेस्ड आर दोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच आर यूजर फ्रेंडली, ठीक है। ये तो थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप भी कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग रह गया आपका, अगर हम बात करें मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नाम देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, याद रखना मल्टी प्रोसेसिंग जहां पे लिखा होगा यह मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब तो यही है कि जहां पर एक साथ आप एक से ज्यादा प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हो, वो मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाएंगे। वन टाइम पर मोर देन वन प्रोग्राम आपके रन होते हैं, वो तो क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल ओएस होगा आपका, सिंगल प्रोसेसर होगा, ठीक है, सिंगल ओएस होगा। और मल्टी प्रोसेसिंग, प्रोसेसर का मतलब, प्रोसेसिंग का मतलब प्रोसेसर, तो यहाँ पर जो प्रोसेसर होंगे ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो होंगे मल्टीपल होंगे, मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं हमारे इसमें। यहाँ पर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा लेकिन टास्क कई परफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे तो प्रोसेसर ही मल्टीपल होंगे आपके, ठीक है, दो तीन आपके सीपीयू कनेक्ट हो रहे हैं तो वहां पे क्या है, मल्टी प्रोसेसर हो जाएगा। तो मल्टी प्रोसेसर में आपके जो ओएस होंगे क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, मोर देन वन होंगे। यहाँ पर प्रोसेसर तो आपका सिंगल होगा लेकिन टास्क जो परफॉर्म होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल टास्क होंगे, मल्टीपल टास्क, मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन करेंगे प्रोग्राम। ध्यान रखना मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग में कंफ्यूज होते हैं कई बार, हम कहते हैं प्रोसेसिंग के अंदर मल्टी प्रोसेसिंग लिखा है तो प्रोसेसर मल्टीपल होंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या मतलब एक साथ मोर देन वन प्रोग्राम रन करेंगे, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या होगा, सिंगल ही होगा आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, सिंगल। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होंगे, मल्टीपल, मोर देन वन होंगे, ठीक है, किसके अंदर, मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, स्विचिंग क्या होती है प्रोग्राम्स के बीच में। मल्टी प्रोसेस प्रोग्रामिंग के अंदर स्विचिंग कैसे होती है, जैसे एक टास्क परफॉर्म होता है आपका जो क्या है, आपका सीपीयू को दूसरा प्रोग्राम अलॉट हो जाता है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जैसे स्विचिंग कैसे होगी, जैसे एक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो आपका सीपीयू दूसरे प्रोग्राम को अलॉट हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर तो क्या है, मल्टीपल प्रोसेसिंग के अंदर तो क्या है, आपके प्रोसेसर ही काफी सारे हैं जिन पे क्या अलग अलग आपके टास्क परफॉर्म होते रहते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट की बात करें ना मल्टी प्रोग्रामिंग में, तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए यूज करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग को, मल्टी प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं टू इम्प्रूव
यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब कि आपका सीपीयू कभी भी आइडियल ना रहे, खाली ना बैठा रहे, क्योंकि हमारी स्पीड में और कंप्यूटर की स्पीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर वो हमारी स्पीड से काम करेगा तो कंप्यूटर तो बहुत ही धीरे काम करेगा, तो हमारी स्पीड से मैच नहीं हो पाता। अब हम कोई काम कर रहे हैं, हमने कंप्यूटर को काम दिया तो कंप्यूटर तो काम फटाफट क्लिक करते ही वो चीज हो गई, लेकिन फिर हम अगली कमांड देंगे तब तक वो नया टास्क उस तक वो वेट करता रहेगा ना। तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिर्फ किसके लिए होती है? टू इम्प्रूव द सीपीयू यूटिलाइजेशन, कि सीपीयू का मैक्सिमम यूज हो पाए, वो आइडियल ना रहे, खाली ना बैठा रहे, उसके पास कोई ना कोई हर टाइम टास्क वो करने के लिए। तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ज्यादा मैक्सिमम यूज हो सीपीयू का, वो खाली ना रहे, उसके लिए ये कंसेप्ट यूज करते हैं। कौन सा? मल्टी प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये सब काफी सारे प्रोग्राम होंगे, तो अगर एक प्रोग्राम के लिए आपको रिसोर्स का वेट करना पड़ रहा है कि आपको प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर में भी दूसरी कमांड गई हुई है, दूसरे सिस्टम में काम कर रहा है, तो आपकी जब वो प्रोसेस जब तक उसमें प्रिंटर के असाइन होने का वेट कर रही है, तब तक आपका सीपीयू क्या है, दूसरी प्रोग्राम के ऊपर, दूसरे टास्क के ऊपर वर्क करने लग रहा है। तब तक फिर दूसरा प्रोसेस किसी रिसोर्स के अलॉट होने की वेट कर रहा है, मेमोरी की वेट कर रहा है, या किसी भी आपके आउटपुट इनपुट डिवाइस की या किसी इनपुट होने की वेट कर रहा है, तब तक आपका सीपीयू क्या है, थर्ड टास्क को करना स्टार्ट कर दे। तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन को यूज की मैक्सिमम वो यूज हो सके, उसको बढ़ाने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट लेके आए थे? मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट लेके आए। ठीक है, इसमें क्या है, मिनिमम इसका और मल्टी टास्किंग का क्या था आपका? मल्टी टास्किंग हम बात करें, मल्टी टास्किंग किस लिए करते हैं? ताकि क्या कर सके कि रिस्पॉन्स टाइम आपका फिक्स रह सके। ये सारी चीजें ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी टास्किंग किसकी बात करते हैं? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्यों करते हैं? ताकि जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, रिस्पॉन्स टाइम उसको कम से कम किया जा सके। कि जब आपने एक टाइम फिक्स कर दिया, भाई इतने टाइम के लिए एक प्रोसेस को असाइन होगा, उस टाइम पीरियड में अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपका सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस को असाइन हो जाएगा, फिर वो उतने टाइम पीरियड के लिए उसके पास रहेगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस को। तो मल्टीटास्किंग के अंदर का कंसेप्ट किस लिए आया था? टू रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम, टू रिड्यूस द, घटाने के लिए। ऐसा नहीं कि 10 मिनट लग रहे, 15 मिनट लग रहे हैं तो उसकी वेट में बैठा रहे। टू रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम, इतने टाइम में रिस्पॉन्स कर दे तो ठीक है, अदरवाइज एप्लीकेशन बंद हो जाए, नेक्स्ट पे चला जाए। रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो टू रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम, इसके लिए जो कंसेप्ट आया था वो कौन सा आया था? मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग कहते हैं, हमने कहा था ना कि टाइम शेयरिंग का एक दूसरा नाम क्या होता है? मल्टीटास्किंग होता है हमारा। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी की बात है तो मल्टी प्रोग्रामिंग में तो क्या होता है? ये तो सिंपल है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो, लेकिन ये इसमें मैनेज करना, डिफरेंट प्रोसेस के बीच में आपके रिसोर्सेज को मैनेज करना थोड़ा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये सिंपल है, इसकी क्या होता है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू द मल्टी प्रोग्रामिंग। क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिंगल है और मल्टी प्रोग्राम्स के बीच में आपके टास्क हो रहे हैं, जैसे एक प्रोसेस कंप्लीट हुई फिर दूसरी प्रोसेस पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे चाहे वो प्रोसेस कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, उस टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग में स्विचिंग कैसे होती है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है? जैसे ही एक टास्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस पे स्विच करता है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन प्रोसेस तब स्विचिंग होती है मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम कैन बी कंसिडर एज अ मल्टी प्रोग्राम। और हम कह सकते हैं मल्टीटास्किंग को हम क्या कह सकते हैं? मल्टी प्रोग्राम्ड कह सकते हैं। अगर हम कंक्लूजन निकालें इन तीनों के बारे में तो हम कह रहे हैं कि मल्टीटास्किंग को आप कह सकते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज मल्टी प्रोग्राम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज, कैसे कंसिडर किया जा सकता है मल्टीटास्किंग को? मल्टी प्रोग्राम की तरह। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा मल्टीटास्किंग कैन बी कंसिडर्ड एज कैसे? मल्टी प्रोग्राम। बट ध्यान रखना इसका रिवर्स, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी, कैन नॉट बी considered as मल्टीटास्किंग। इसका उल्टा नहीं है,
मल्टीटास्किंग को मल्टी प्रोग्राम्ड कह सकते हो, लेकिन मल्टी प्रोग्राम्ड को मल्टीटास्किंग नहीं कह सकते। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज मल्टी प्रोग्राम्ड। ठीक है, मल्टी की काफी सारे प्रोग्राम्स एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मल्टी प्रोग्राम्ड को आप मल्टीटास्किंग नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या होती है, टाइम शेयरिंग होती है, टाइम शेयरिंग होती है। इसके अंदर मल्टीटास्किंग के अंदर एक टाइम शेयरिंग होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी स्विचिंग हो जाती है प्रोसेसेस के बीच में, टाइम शेयरिंग। तो ये ध्यान रखना, किसको कहते हैं, मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्राम है, बट मल्टी प्रोग्राम मल्टीटास्किंग नहीं है। ठीक है, तो मेन यहाँ से कंक्लूजन यही है हमारा, जो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो पता होना चाहिए। मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग, ये तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग था। नेक्स्ट है आपका मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी प्रोसेसिंग और आपका मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, अब देखो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम इज वन विच हैज मोर देन टू प्रोसेसर, विच हैज मोर देन, पहले बताती हूँ, यहाँ प्रोसेसिंग वर्ड लिखा गया, इसका मतलब मोर देन वन प्रोसेसर। वहां पे सिंगल प्रोसेसर नहीं होगा, वहां पर प्रोसेसर क्या होगा, मोर देन वन, विच हैज मोर देन वन प्रोसेसर, वो क्या हो जाएगा आपका मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, और शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर और जस्ट मल्टीप्रोसेसर इज ए कंप्यूटर सिस्टम इन विच टू और मोर सीपीयू शेयर फुल एक्सेस टू कॉमन रैम। टू और मोर सीपीयू शेयर करेंगे क्या, कॉमन रैम को। मेमोरी तो क्या होगी, कॉमन होगी, लेकिन जो प्रोसेसर हम लोग होंगे दो या दो से ज्यादा, विच हैज मोर देन वन प्रोसेसर एंड टू और मोर सीपीयू शेयर करेंगे कॉमन रैम को, कॉमन मेमोरी को शेयर करेंगे, फुल एक्सेस होगी। तो इनमें से कोई भी सीपीयू है रैम को एक्सेस कर सकता है। तो मेमोरी वाला पार्ट क्या होगा, दोनों का कॉमन होगा, उसको कुछ उठाना है एक सीपीयू को, वो भी उसी मेमोरी से उठा रहा है, दूसरे को कुछ उठाना है, वो भी क्या है, उसी से उठा रहा है। तो टू और मोर सीपीयू शेयर करेंगे कॉमन रैम, रैम कॉमन होगी, लेकिन प्रोसेसर क्या होंगे, मोर देन वन होंगे हमारे। मल्टी थ्रेडिंग में क्या है, मल्टीपल, एक ही सिंगल प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड किए जाते हैं। मल्टी थ्रेडिंग क्या है, मल्टी थ्रेडिंग इन विच अ सिंगल प्रोसेस डिवाइड इनटू मल्टीपल थ्रेड। अ प्रोसेस is divided into multiple threads। किसमें बांट दी जाती है, मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर बांट दी जाती है। थ्रेड्स एक ही प्रोसेस के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सिंगल सिंगल पार्ट कर दिए, एक किसी को एक साथ उन सबको रन करना स्टार्ट कर दिया, ताकि काम क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। ये पूरा बड़ा काम न करे, सब मिलके कर लेते हैं। तो अब उसने क्या किया, एक प्रोसेस को अलग अलग थ्रेड्स में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर उन सब पार्ट्स को एक साथ एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, उन सब पे एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर उनको लास्ट में क्या कर दिया, असेंबल कर दिया। वो कहलाती है मल्टीपल थ्रेडिंग। तो मल्टीपल थ्रेडिंग में ध्यान रखना, एक प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है काफी सारे थ्रेड्स के अंदर, और फिर उन सब थ्रेड्स पे एक साथ वर्क किया जाता है, उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। Multiple threads of a single process are execute concurrently। Multiple threads execute होते हैं, एक साथ प्रोसेस होते हैं, execute concurrently, एक साथ एक ही समय पर। ठीक है, तो क्या कहलाएगी, मल्टी थ्रेड। एक ही प्रोसेस है, उसके ही काफी सारे पार्ट्स हैं, लेकिन वो सबके सब पार्ट्स एक साथ एक ही समय पर क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, हमारी मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगी। भाई मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर फिर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, और एक आपका होता है असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। सिमेट्रिक के अंदर तो क्या है, सबको एक साथ एक असाइन होता है, वहां पर कोई भी आपका डिफरेंस नहीं होता है कि किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर तो क्या है कि एक ही प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, अलग अलग थ्रेड्स में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उन पार्ट्स के ऊपर सबके साथ
कॉन्करेंटली मतलब एक साथ उसी समय हम काम कर रहे हैं उनके ऊपर, वो हमारा मल्टी थ्रेड हो गया। जब सब प्रोसेस को, सारी प्रोसेस को छोटी छोटी है उनको एक साथ एग्जीक्यूट किया, फिर उनको सबको असेंबल करके वन टाइम पे क्या कर दिया, आपका रिजल्ट एक साथ आ गया। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी थ्रेडिंग में सिंगल प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर, और वो सारे थ्रेड्स पर एक साथ एक ही समय वर्क होता है, उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग में आपको बताया गया, वहां पर 2 और 3 सीपीयूज हो सकते हैं, लेकिन वो जो शेयर करेंगे वो किसको शेयर करेंगे, कॉमन रैम को। सिंगल आपकी कॉमन मेमोरी होगी, दोनों की जो सीपीयू की मेमोरी होगी क्या होगी, आपकी कॉमन रैम होगी हमारी। तो क्या करें, 2 और मोर सीपीयू शेयर करेंगे कॉमन रैम यानी कॉमन मेमोरी वाले पार्ट को। तो यहाँ पर आपकी जो मल्टी प्रोसेसिंग है वो 2 तरह की होती है, एक सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और एक असिमेट्रिक असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, सिमेट्रिक के अंदर तो क्या है कि सब प्रोसेसर्स को एक साथ, एक सबके पास सेम राइट रहेगा, एक प्रोसेस को असाइन कर रहा है दूसरे को कर रहा है, मतलब वहां पर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कौन सुपीरियर है कौन आपका क्या है उससे जूनियर उसमें रहेगा। लेकिन असिमेट्रिक के अंदर जो रिलेशन होता है ना वो मास्टर स्लेव का होता है। कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि कौन सी प्रोसेसिंग के अंदर आपका मास्टर स्लेव का रिलेशन होता है, तो असिमेट्रिक प्रोसेसिंग के अंदर मास्टर स्लेव का रिलेशन होता है। एक आपका जो प्रोसेसर होता है वो मास्टर होता है, और वो उसके नीचे जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो उसके स्लेव होते हैं, मतलब वो उसके अंडर होते हैं। तो उन सबको एग्जामिन करना, उन सबको ऑपरेट करना, उन सबको मैनेज करने का जो काम करेगा ना वो मास्टर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा आपका। मास्टर वाला क्या करेगा, मल्टी प्रोसेसर करेगा, और बाकी जो नीचे वाले होंगे वो सबको मॉडिफिकेशन की क्या होगी, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपना वर्क करेंगे। उन सबके वर्क को असेंबल करने का, उनको मैनेज करने का काम कौन करेगा, आपका ये करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखना सिमेट्री के अंदर सबके बीच में क्या होता है, सेम लेवल का आपका रहता है, लेकिन एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, जो रिलेशन होता है आपके प्रोसेसर्स के बीच में वो कौन सा होता है, मास्टर स्लेव का रिलेशन होता है। यहाँ पे क्या है, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग इज सिंपल, ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, ओनली वन प्रोसेसर कि जो मास्टर है सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, वही चेंजेस कर सकता है। जो स्लेव है वो सिर्फ अपना वर्क करेंगे, लेकिन वो कोई भी चेंजेस आपके स्लेव के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो वो ज्यादा सिंपल है मैनेज करना, कौन सा, असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग वाला। लेकिन सिमेट्रिक वाले में क्या होगा, जब सारे प्रोसेसेस को इक्वल राइट है, तो इस प्रोसेस ने कोई चेंजेस कर दिए, फिर दूसरी प्रोसेस आई उसने कुछ चेंजेस कर दिए, फिर तीसरी प्रोसेस आई उसने कुछ चेंजेस कर दिए, तो वहां पर क्या है, मैनेज करना, उनको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी कंपैरिजन में असिमेट्रिक है आपका सिंपल है, क्योंकि वहां पर एक ही प्रोसेसर को एक्सेस का राइट होता है, वही सबको मैनेज करता है। ठीक है, तो आपकी मल्टी प्रोसेसिंग की 2 टाइप होगी, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक असिमेट्रिक का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। यहाँ पे सबका क्या लेवल सेम रहेगा प्रोसेसर्स का, और यहाँ पर जो मास्टर, यहाँ पर जो रिलेशन होगा प्रोसेसर के बीच में वो मास्टर स्लेव का रिलेशन रहेगा आपका। ठीक है, एक ही प्रोसेसर को राइट्स होंगे सब तरह के चेंजेस करने के बाद। तो ये क्या है आपकी मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है। कई बार हमारे दिमाग में मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, मल्टी थ्रेडिंग क्या है। ठीक है, तो ये चीज अपनी क्लियर होनी चाहिए। मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टीटास्किंग में, मल्टीपल थ्रेडिंग में कई बार हमारे माइंड में आता है कि कभी किसी क्वेश्चन में हम मल्टी थ्रेडिंग यूज कर देते हैं, कहीं पे मल्टी प्रोग्रामिंग यूज कर देते हैं। तो आपको इन वर्ड्स के साथ एक बार आपको क्लियरिटी करनी है आपके सारे तरह की 5-6 जो टर्म्स हैं जो सेम नाम आती हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी थ्रेडिंग। एक बार इनको अच्छे से क्लियर कर लो आपके माइंड में ये चीज होती क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या क्या करते हैं हमारा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे, क्या फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं पहले नाम देती हूँ, बाद में सबको लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो फिर माइंड में वही चीजें फिर आप कॉपी कर, मैं यहाँ वीडियो पढ़ाते रहूंगी आप उसको लिखते चले जाना, वो नहीं। आप समझो कि हम क्या बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या काम करता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम बात करें क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस सिर्फ मैं नाम लिख रही हूँ, उनको एक्सप्लेन मैं करती जाऊंगी, समझ लेना कि कहना क्या। फर्स्ट क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट की कंप्यूटर क्या करता है, आपको डिवाइस को मैनेज करने का काम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसेस कैसे मैनेज करनी है, कौन से प्रोसेस को कौन सा असाइन होना, रिसोर्सेज पहले कौन सी होगी, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, फिर उसके बाद कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो गई है, एग्जीक्यूट होगी, कंप्लीट हो गई है, उसके बाद वो जो प्रोसेस के बाद उनको किस तरीके से उनकी शेड्यूलिंग है, सब कुछ वो किस में आएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट में आएगा। तो डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट,
उसके बाद क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, और आपका फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, मेन 5 कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि जो जो फंक्शंस आपके होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। आपका डिवाइस मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, किस तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरीके से डिवाइसों को मैनेज करने का काम करते हैं। अब एक चीज बताओ भाई, हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, हर एक की स्पीड एक जैसी नहीं होती है हमारी। ठीक है, इनपुट जो डिवाइस है, आउटपुट जो डिवाइस है, जो आपने जो डिवाइस साथ में अटैच कर रखे हैं, उनकी स्पीड कभी भी एक साथ मैच नहीं करती। ठीक है, तो उनका अगर एक ने आपने कमांड दी, दूसरा उसमें क्या है, अभी वहां पर कोई और ऑलरेडी प्रोसेस असाइन है, वो उस पर काम कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइस को बाद में आपको असाइन होगा कि अभी प्रिंटर फ्री नहीं है, प्रिंटर को दूसरी जो है वो टास्क परफॉर्म कर रही है, उसके कंप्लीट होने के बाद आपको रखा जाएगा। तो डिवाइसेस को मैनेज करने का काम और डिवाइसेस की जो स्पीड होती है उसको मैच करने का काम, कि आपने कोई चीज दी, उसके बाद उसके बीच में उसको कितना टाइम लगेगा, या यूनिट ऑफ जो ट्रांसफर होती है, वो सब चीजों को मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जो दो डिवाइसों के बीच में आपकी स्पीड का मिसमैच होता है, वो कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो दो डिवाइसेस के बीच में यूनिट ऑफ ट्रांसफर होती है, कि किसी के अंदर कैरेक्टर्स के अंदर जा रहा है, किसी में कंप्लीट लाइन एक साथ जा रही है, बाइट्स में जा रहा है, बिट के फॉर्मेट में जा रहा है, आपका जो यूनिट ऑफ ट्रांसफर होती है उसको मैच करने का काम, ये सारा कौन करता है, आपका डिवाइस मैनेजमेंट में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ठीक है, तो क्या होगा, डिवाइस मैनेजमेंट में क्या आएगा, इन्हें कंप्यूटर सिस्टम ये क्या करता है कि स्पीड जो मिसमैच होती है आपकी डिवाइसेस के बीच में उसको मैनेज करता है। स्पीड मिसमैच जो होती है, कभी भी दो डिवाइसेस की स्पीड एक जैसी नहीं होती, तो डिवाइसेस के बीच में स्पीड के, हमने कोई टास्क किया, हमने कुछ क्या किया, एंटर किया, फटाफट आपको दिखाई दे रहा है आपके डिवाइस के ऊपर, तो स्पीड को मैच करने का काम बीच में कौन करेगा, हैंडल कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो डिवाइस मैनेजमेंट कह रहे हैं स्पीड मिसमैच एंड द कंप्यूटर के बीच में और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में, जो आपका सीपीयू है और इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उनके बीच में जो स्पीड मिसमैच है उसको मैनेज कौन करता है, मैनेज करता है कौन, आपका भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पीड मिसमैच मैनेजेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। किस के बीच में स्पीड मिसमैच, सीपीयू के बीच में और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। सीपीयू की स्पीड आपकी बहुत फास्ट होती है, तो इनपुट आउटपुट आपकी जो स्पीड, आप जैसे उस पर क्या कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, तो हम जिस स्पीड से दे रहे हैं, कंप्यूटर उस स्पीड से थोड़ी काम करता है, वो तो बहुत स्पीड से काम करता है, वो सेकंड्स के अंदर पता नहीं कितने टास्क परफॉर्म कर देता है, जिसमें हम प्रॉपर्ली लिख भी नहीं पाते। तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड के बीच में मैनेजमेंट का काम कौन करता है, हमारा डिवाइस मैनेजर करता है। डिवाइस मैनेजमेंट होती है किसकी हेल्प से, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। इसमें क्या क्या आएगा, डिवाइस मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं आपके यूनिट ऑफ ट्रांसफर, इसी के अंदर क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ ट्रांसफर, कि हर एक डिवाइस की यूनिट ऑफ ट्रांसफर कहते हैं डिफरेंट होती है, किस किस फॉर्म में हो सकती है, बाइट की फॉर्म में हो सकती है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में हो सकती है, या फिर आपकी बिट या बाइट की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ ट्रांसफर और आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा का रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर के अंदर किसी डिवाइस के अंदर किसको कोड करते हैं, एस्काई कोड को, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, या फिर आपका किसके अंदर आता है, इस कोड EBCID कोड के अंदर, या फिर BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इनके अंदर आपके क्या होती है, डेटा की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो कोई डिवाइस इसको सपोर्ट करता है, कोई इसको सपोर्ट करता है, तो कोई इसको सपोर्ट करता है, तो उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट कर रहे हैं डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस की कैसे मैनेजमेंट, कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में जो स्पीड मिसमैच है उसको मैनेज करने का काम, डिवाइसेस के बीच में जो मिसमैच है उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें यूनिट ऑफ ट्रांसफर में डिफरेंस हो सकता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस हो सकता है, शेयरिंग
क्या कह रहे हैं, शेयरिंग, डाटा का बीच में क्या है, शेयरिंग कर रहे हैं। डिवाइस कैन बी शेयरेबल और नॉन शेयरेबल। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है कि कोई भी डिवाइस क्या है, शेयरेबल है या नहीं है, और क्या है, शेयरिंग। कोई भी डिवाइस शेयरेबल है या नॉन शेयरेबल, शेयरेबल और नॉन शेयरेबल, ये भी कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये शेयरेबल है तो आप 2 या 3 के बीच में क्या आता है, उसको शेयर कर सकते हो, वहां पर क्या कर सकते हो, आपका डाटा का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर शेयरेबल नहीं है तो वहां पर क्या है, टाइम पे एक ही चीज उसको यूज कर सकती है। तो कह रहे हैं डिवाइस कैन बी एज शेयरेबल और नॉन शेयरेबल, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, इंटरफेस का काम करता है, कि वो बताएगा कि ये शेयरेबल है कि नहीं, आप इस पे काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस। तो डिवाइसेस के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, कि कोई डिवाइस शेयरेबल है या नहीं है, वो कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा हमारा। उसके बाद है बफरिंग। बफरिंग पता ही होगा आपको क्या होता है, ये भी डिवाइस मैनेजमेंट में आ जाएगी। बफरिंग का मतलब क्या है, आपका जो हमारा डेटा क्या होता है मेमोरी के अंदर जो सेव होता है, तो बफर कर बफर हो रहा है। तो बफरिंग क्या है, बफरिंग इज ए टेक्निक ऑफ स्टोरिंग डाटा इन मेमोरी। बफरिंग क्या है, स्टोरिंग डाटा इनटू मेमोरी। हम क्या कर रहे हैं, बफरिंग। बफरिंग का मतलब क्या है भैया आपका, बफरिंग है स्टोरिंग डाटा, डाटा को स्टोर करना, स्टोरिंग डाटा इनटू मेमोरी, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बफरिंग कहलाता है। तो वो भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके अंडर आएगा, डिवाइस मैनेजमेंट में आएगा। उसके बाद क्या है, स्पूलिंग। ये भी क्या है, आपकी डेटा स्टोर करने की टेक्निक का नाम है। स्पूलिंग के अंदर क्या आएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा टू बफर। सेंडिंग डाटा टेक्निक है, इट इज ए टेक्निक टू सेंडिंग डाटा इनटू अ स्पूल, या कह सकते हो बफर में, ठीक है। बफर के अंदर क्या होता है, डाटा स्टोर होता है जाके। स्टोरिंग डाटा इनटू द मेमोरी क्या है, बफरिंग। तो स्पूलिंग के अंदर कहते हैं टेक्निक जो क्या करती है, डाटा को सेंड करती है, किसके अंदर, बफर्स के अंदर, ठीक है, जहां पे डाटा जाके क्या होता है, स्टोर होता है, सेव होता है। तो वो क्या कहते हैं, स्पूलिंग प्रोसेस करती है। ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं, आपकी ये सब आएंगे आपकी डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आती है, ठीक है। स्पीड डिस्पैच है, बफरिंग है, स्पूलिंग है, यूनिट ऑफ डाटा ट्रांसफर है, ये सब किसके अंदर आएगा, आपका डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आएगा आपका भी। उसके बाद सेकंड क्या था आपका, प्रोसेस मैनेजमेंट। डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको चीजें बता रही हूँ कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीजों को हैंडल करता है। सेकंड आपके क्या आ रही है, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पहली बात तो पहला क्या है आपका, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का मतलब है एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, उसको बोलते हैं आप प्रोसेस। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एक प्रोग्राम जो आपका रन हो रहा है उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। कभी भी आपसे पूछा जाए ना प्रोसेस क्या है, कई बार छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। प्रोसेस प्रोग्राम ही है, प्रोग्राम प्रोसेस ही है, लेकिन जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, जब जिस टाइम पे उस पर काम हो रहा है, वो वर्क कर रहा है, वो हमारा क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को ही हम कहते हैं प्रोसेस कहते हैं। तो उन प्रोसेस को मैनेज कैसे करना है आपका, वो कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो ये क्या करता है प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी सबसे पहले मेन चीज क्या है, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस भाई, किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, वो सारा सारा कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। किसके अंडर करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट में करता है। जैसे हमारे दो तीन चीजें शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर आपका शेड्यूलिंग आपका SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आपका, या राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है। ये सारी सारी क्या आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो करेंगे शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस, कि किस प्रोसेस को आपको पहले शेड्यूल करना है, रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो किसके अंदर आएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट में आएगा। किस प्रोसेस को कौन सा इनपुट आउट डिवाइस अलॉट करना है, वो सबका सब किसमें आएगा,
प्रोसेस मैनेजमेंट में आएगा। तो शेड्यूल प्रोग्राम प्रोसेस का मतलब तो है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। काम क्या करता है? शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस, की प्रोसेस में किसको पहले करवाना है, आपने प्रायोरिटी कैसे लगाई है कि जो पहले आगे पहले उसको परफॉर्म करना है, या आपने कहा जिस प्रोसेस जो प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाए ना पहले उसको खत्म करो। ये एक काम को होने में 1 घंटा लग रहा है, एक काम को होने में आपको 10 मिनट लग रही है, तो जिसको 10 मिनट कह रहे थे मेरे सिर्फ 10 मिनट का काम है, पहले मेरा खत्म कर दो, वरना वो 1 घंटा पहले उसका काम खत्म होगा, फिर 10 मिनट के लिए आपको असाइन होगा। तो इससे अच्छा है इसको 1 घंटा आप देते रहना आराम से, पहले आप मुझे फ्री कर दो। तो वो क्या होती है? SJF बोलते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जो पहले कम टाइम जिसको लग रहा है प्रोसेस होने में, पहले उसको प्रोसेसर को असाइन कर देना। तो ये सब का सब किसमें मैनेज किया जाता है? प्रोसेस मैनेजमेंट में किया जाता है। तो कह रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में आप क्या करते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो फाइल्स है, रिसोर्सेज है, उन सबको क्या करता है? कंट्रोल एक्सेस ऑफ, इसके अंदर क्या है? कंट्रोल एक्सेस ऑफ आपकी जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, कंट्रोल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज वो मैनेज करता है, ठीक है। शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस मैनेज करता है, और एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, कि कोई प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, तो उसको वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। और आपका किसी प्रोसेस को अबॉर्ट करना है, फिर रिज्यूम करना, कोई प्रोसेस रोक देना, अब दूसरे से उसको फिर से रिज्यूम फिर से करना स्टार्ट कर देना, वो प्रोसेस काम भी कौन करता है? आपका प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। किसी प्रोसेस को अबॉर्ट और रिज्यूम करना, रोक देना या इसको फिर से करना स्टार्ट कर देना, ये सब का सब किसमें आता है? आपका प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है। डीप में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ डिवाइस मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होगी, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होगी। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में सारी चीजें प्रोसेस से रिलेटेड होंगी कि प्रोसेस शेड्यूल कैसे होंगी, किसको पहले करना है, किसको बाद, ये सब चीजें प्रोसेस मैनेजमेंट में देखी जाती हैं। कंट्रोल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज है, उनको किस प्रकार से आपको मैनेज करना है। कंट्रोल एक्सेस, किसको कितना डिवाइस अलॉट होना, वो इसके अंदर आएगा आपका। कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, कि एग्जीक्यूशन कंट्रोल उसमें रहे, वो भी कौन मैनेज करेगा? प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। कोई प्रोसेस रुक जाए या फिर से स्टार्ट हो जाए, कितने टाइम के बाद क्या है क्या नहीं, वो सब चीजें किसमें मैनेज होंगी? इस वाले स्टेप के अंदर हमारी हैंडल होंगी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा इन सब चीजों को। कौन हैंडल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके अंदर? प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हमारा, ठीक है। थर्ड है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में वही, कोई प्रोसेस आपको असाइन हुई, अब वो प्रोसेस कंप्लीट होगी, उस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद वो प्रोसेस अबॉर्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो स्पेस था वो स्पेस हम क्या कर देंगे? फ्री कर देंगे। या कोई प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई, उसको मेमोरी एलोकेट करना है, वो क्या हो जाएगा? मेमोरी मैनेजमेंट में आएगा। थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आएगा? मेमोरी मैनेजमेंट आएगा, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का नाम से चल रहा है कि मेमोरी को जो मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस में क्या करेगा? सारी मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं आपका एलोकेशन ऑफ द मेमोरी, एलोकेशन ऑफ मेमोरी, कि किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना। डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी, डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी, की जैसे ही कोई प्रोसेस कंप्लीट हो गई है उसके बाद वो प्रोसेस फिनिश, तो जितना स्पेस उसने लिया हुआ था उस स्पेस को फ्री कर देना, डी एलोकेट कर देना, कि वो प्रोसेस गई वहां मेमोरी से ऑलरेडी डन हो चुकी है, तो उसको जितना स्पेस उसने लिया था उसको फ्री अप कर देना। तो डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी। तो एलोकेशन ऑफ द मेमोरी, डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी, और आपका क्या आ जाएगा? कीप ट्रैक ऑफ द मेमोरी, कितनी कोई कीप ट्रैक ऑफ द मेमोरी, कीप ट्रैक ऑफ द मेमोरी, कि कोई प्रोसेस कितनी मेमोरी यूज कर रही है, कीप ट्रैक ऑफ द मेमोरी, वो भी कौन मैनेज करता है? मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, कि कोई प्रोसेस आई उसने कितना स्पेस यूज किया, उसका हर एक का भी हिसाब रखना, ठीक है। सीधी सी बात ये है कि कीप ट्रैक मतलब नजर रखना ऑफ मेमोरी, कितनी मेमोरी कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है, उसका हिसाब रखना, उसको मैनेज करना, वो भी हमारा मेमोरी मैनेजमेंट में आएगा। उसके अलावा और उसके डिसाइड करना विच मेमोरी, विच प्रोसेस गेट्स हाउ मच मेमोरी। तो सीधी सी बात है, जो देखो प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस से रिलेटेड था, मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी से रिलेटेड, कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, किस टाइम में एलोकेट होगी, और कितनी मेमोरी किस किस प्रोसेस ने यूज की,
उसके बाद अगर कोई प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रही है तो उसको कितनी मेमोरी एलोकेट की जाए, अब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो कितनी मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगी, मेमोरी से फ्री हो जाएगी। ये सारा काम किसके अंदर आता है, मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। अरे हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम करता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टोरेज मैनेजमेंट, ये मेमोरी मैनेजमेंट था। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट नाम से पता है कि जो भी हम डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। हम मोस्ट डाटा हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस के ऊपर, अपने हार्ड डिस्क के ऊपर ही सेव करते हैं। मेमोरी तो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जहाँ पर मोस्टली जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है वो जाके हमारा कहाँ चला जाता है, प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है। वहां से एग्जीक्यूट होने के बाद तो उसको सेव करते हैं, तो वो हमारा हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर जाके सेव हो जाते हैं। तो स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है हमारा, इट इज द प्रोसेस विच डिस्क्राइब द टेक्निक एंड प्रोसेसेस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। कि अब हमारे जितनी ज्यादा हमारे पास स्पेस होगा, जितनी ज्यादा स्टोरेज होगी उतनी क्या होगी, अब हम कहते हैं ना इतने जीबी है, इतने जीबी है आपकी, तो जितना ज्यादा स्पेस होगा ना हमारे डाटा को सेव करने के लिए, उतना ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज क्या रहेंगे, इजी रह जाएंगे मैनेज करना। तो स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना ज्यादा आपके पास क्या होगा, स्टोरेज होगा, आप उतनी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंप्रूव होती चली जाती है। तो इसके अंदर कह रहे हैं इट वाइड प्रोसेस विच इंक्लूड virtualization, replication, security, compressions, ट्रैफिक एनालिसिस एंड स्टोरेज मैनेजमेंट इंप्रूव करते हैं डाटा सेंटर्स परफॉर्मेंस। ये मेन चीज ध्यान रखो, इट इंप्रूव्स। अगर हमारे कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाती है तो हमारा क्या है, हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा या इनफ मेमोरी स्पेस दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या करता है, अगर आपके पास इनफ मेमोरी है, स्टोरेज को अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है, कि फाइल को कंप्रेस करके रखा हुआ है, जो भी चीज है आपको, इट इंप्रूव करता है क्या है, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव, इट इंप्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। और फिर डेटा सेंटर, किसी भी आपका डेटा सेंटर जो भी है आपका, उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कौन करता है, आपका स्टोरेज मैनेजमेंट करता है, कि आपने कितने अच्छे से आपके उसको, कि जो भी ट्रैफिक है, जो भी आपका ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे वो ट्रैफिक नहीं है जो आपका कंप्यूटर की लैंग्वेज जो ट्रैफिक होता है, जो डाटा का ट्रैफिक होता है, जो डाटा का ट्रांसलेशन होता है, मूव करना होता है, जो ट्रैफिक है, या फिर आपका क्या है आपके इसके अंदर स्टोरेज के अंदर डाटा के ट्रैफिक कह सकते हो, या सिक्योरिटी या कंप्रेशन, सिक्योरिटी, फाइल को कंप्रेशन, ये सब का सब किसके अंदर आएगा, एनालिसिस, आपका स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर आएगा। तो बस आप ध्यान रखो, स्टोरेज का मतलब है कि आपके पास कितना ज्यादा स्पेस है अपने डाटा को सेव करके रखने का, उस स्पेस को मैनेज करने का, कि आपके पास इनफ स्पेस हो किसी भी नए टास्क को, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, वो स्टोरेज मैनेजमेंट करेगा। इट इंप्रूव करता है, क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में या हमारे फोन में जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, हमारा कंप्यूटर अच्छे से वर्क करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा। अगर हमारे पास स्टोरेज की क्या रहेगी तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, आपको एरर शो करना, या फिर इनफ नॉट इनफ स्पेस दिखाना स्टार्ट कर देता है, तो स्टोरेज मैनेजमेंट में आ जाएगा। मेन में सिर्फ ये चीज है, आप इनसे क्वेश्चन जैसे बनेगा ना, वो हम जब ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे ना, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ ये जो वर्ड है यूज हो रहे हैं कि क्या क्या काम करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाए कि कंप्यूटर मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे काम करता है। अगर कंप्यूटर से कोई टास्क करवाना है तो वो कैटेगराइज कर दिया गया, फाइल मैनेजमेंट में, मेमोरी मैनेजमेंट में, स्टोरेज मैनेजमेंट में, डिवाइस में, और आपका क्या आ गया था लास्ट है फाइल मैनेजमेंट। नाम से पता चल रहा है फाइल्स को मैनेज करने का काम करना आपका। तो फाइल मैनेजमेंट में क्या आएगा, इजी एक्सेस टू फाइल, किसी फाइल को इजी एक्सेस करना, इजी एक्सेस टू फाइल्स, फाइल मैनेजमेंट में आएगा। उसके बाद है सिक्योर फाइल, फाइल्स को सिक्योर करके रखना, सिक्योर फाइल्स को सिक्योर करना आपका। कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स, फाइल्स का कीप ट्रैक, कहाँ पे कौन सी फाइल है, कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स, ये आपका फाइल मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। और आपका एलोकेट स्पेस फॉर फाइल्स, एलोकेट स्पेस फॉर फाइल्स, ये सब चीजें, बहुत सारे फाइल से रिलेटेड जो भी टास्क है वो किस में चले जाएंगे, फाइल मैनेजमेंट में चले जाएंगे। किसी फाइल को कितना स्पेस एलोकेट करना, इस फाइल्स कहाँ पे रखी हुई होगी, टेबल मेंटेन करने से वो आती है ना, एक्टिविटी आती है फाइल एलोकेशन टेबल, ये टेबल के अंदर मैनेज होता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे सेव है, FAT बोलते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल का फुल फॉर्म आ जाती है, तो उसमें रिकॉर्ड होता है। तो कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स को सिक्योर करना, इजी एक्सेस टू फाइल, इजीली आप उसको फाइंड कर पाए, और एलोकेट स्पेस फॉर फाइल्स, ये सब का सब किसमें आएगा,
फाइल मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है, मैनेज बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये फंक्शन थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मेनली हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया था आपका, किसके अंदर आपका फर्स्ट था डिवाइस मैनेजमेंट, फिर था आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, फिर स्टोरेज मैनेजमेंट और लास्ट था फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे काम को करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है भाई। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही करेंगे, लेकिन और जो वर्ड्स हमारे जैसे यूज होते हैं ना कि आपका क्या सेगमेंटेशन क्या है, स्टारवेशन क्या होता है, डेडलॉक क्या है, उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज के लिए हम यहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम को फिनिश करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं हमारे। तो चलो आज के लिए इतने करते हैं, धन्यवाद।